Hello viewers, welcome to the Superwoman Academy। आज हम नई थ्योरी करेंगे, पियाजे की थ्योरी, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उन्होंने थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो आज हम पढ़ेंगे। ये आप इसमें देख सकते हैं, ये पियाजे थे। इन्होंने जो है साइकोलॉजी में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। आज जो हम पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे, जो हमारी ये कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है पियाजे की, उसमें हम दो चीज़ों को देखेंगे। जो इसमें बेसिकली हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्टेजेस होती हैं, जो उन्होंने स्टेज दी थी डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की, जो है उन्होंने स्तर बताए थे, और प्रोसेस बताया था। एक उन्होंने बताया था जो ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया है वो कैसे होती है। ठीक है, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। जीन पियाजे। अब जो जीन पियाजे थे, उनका जन्म 1896 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1980 में हुई थी। और यह जो पियाजे थे, यह जोलॉजिस्ट थे। स्विट्ज़रलैंड के जो है ये सबसे पहले ये जोलॉजिस्ट थे। लेकिन फिर इनका इंटरेस्ट जैसे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में इनमें आया, जिससे इन्होंने जो है थोड़ा सा अब इनका रुझान जो है साइकोलॉजी की तरफ हुआ। और फिर उन्होंने जो है बहुत प्रयास करके जो है अपनी एक थ्योरी निकाली संज्ञानात्मक विकास की, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने देखा कि बच्चों के अंदर हेरिडिटी भी होती है और बच्चा अपने एनवायरनमेंट से भी सीखता है। बच्चे ज्ञान का सर्जन पियाजे ने कही थी। जो पियाजे थे उन्होंने बोला कि जो बच्चे होते हैं ना, वो ज्ञान का सर्जन हैं। ठीक है, 1922 में इन्होंने ये थ्योरी दी। अब जो जीन पियाजे थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी उन्होंने 1922 में दी। बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक बोला। हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने बोला। हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से हमें टिक करना होगा। तो बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने बोला? जीन पियाजे ने। ठीक है, फिर इनकी जो हमारे पियाजे हैं उनकी बहुत सारी बुक्स हैं। ये बुक्स के भी आपको नाम याद रखने पड़ेंगे इनकी। साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ये देखो, इनको मैं हिंदी में क्या प्रोवाइड करवाऊँ, क्योंकि नाम तो सेम ही होते हैं, तो आप इनको ऐसे याद रखना। तो बुक्स कौन कौन सी है पियाजे की? साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, और जिसे इन्होंने ये जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, इसके को जो हिंदी में है और नामों से भी बोल दिया जाता है। जैसे संज्ञानात्मक विकास तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हम डायरेक्टली मीनिंग देख रहे हैं, लेकिन इसको जो है इनकी थ्योरी को विकासात्मक विकास भी बोल दिया जाता है। अनुवांशिक ज्ञान सीमासा भी बोल दिया जाता है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है हेरिडिटी एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, फिर ये हमारी कुछ स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें हम 4 स्टेज पढ़ रहे हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेके 2 साल तक के बच्चे की बर्थ से 2 साल तक होती हैं। और प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल तक होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल तक होती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है 12 या फिर 12 से ऊपर की स्टेज होती है। ठीक है, अब हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे डीप में। अब हमारे जो फादर हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन है? जीन पियाजे। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो जीन पियाजे।
ऑल्सो नोन एज रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। जीन पियाजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी बोल दिया जाता है। पियाजे की कोग्निटिव थ्योरी, देखो इसकी स्टेजेस को याद करने का मोनोमिक्स है SPCF, ठीक है, SPCF। S से हमारा सेंसरी मोटर, P से प्री ऑपरेशनल, C से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, F से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसेस, देखो जो हमारी सेंसेस होती है ना, इंद्रियां, जो इसमें बच्चा मेनली जो है अपनी इंद्रियों से सीखता है। अब सेंसरी मोटर स्टेज हमारी कब तक है? 0 से 2 साल तक होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो टीचर्स होती है ना, जो बच्चे का अध्यापक है, वो उसकी खुद की सेंसेस होती हैं, क्योंकि वो उनके माध्यम से ही जो है चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, उनको समझने की कोशिश करता है। अब सेकंड, इसमें बच्चा क्या करता है? इमिटेशन करता है। क्या करता है? इमिटेशन, वो नकल करके सीखने की कोशिश करता है। और रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ करता है। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ जो मतलब एक कोई चीज़ वो कर रहा है, मतलब वो पैर मार रहा है तो वो कंटिन्यूसली पैर मारता ही रहेगा, ये रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। वैसे सेंसरी मोटर स्टेज को हम और डीप में करेंगे, क्योंकि इसकी जो कुछ और सब स्टेजेस होती हैं जो पेपर्स में पूछ ली जाती हैं, वो भी पढ़ेंगे हम। तो पहले वही करते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज की 0 से 2 ईयर की सब स्टेजेस देखेंगे। एक मिनट, यस, सेंसरी मोटर स्टेज की सब स्टेजेस देखेंगे। सबसे पहले हमारी आती है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ठीक है, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। इसमें बच्चा क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी में क्या होता है कि भाई वो चीज़ों को रिपीट कर रहा है, बार 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 वही मतलब वही आती है और वो वही कर रहा है। जैसे शुरू में बच्चा जो है क्या करता है? सकिंग करता है। और जो स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, इसका जो समय है वो 0 से लेके 30 डेज़ का, मतलब 0 से लेके 1 महीने का बच्चा के अंदर जो स्टेज है वो उसकी रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। इसमें बच्चा क्या कर रहा है? सकिंग, ठीक है। फिर आता है हमारी सेकेंड स्टेज, इसमें स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटीज़। अब जो हमारी प्राइमरी, प्रथम वृत्तीय अवस्था, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, प्रथम वृत्तीय, सर्कुलर वृत्तीय और एक्टिविटी अवस्था, ठीक है। इसमें क्या करता है बच्चा? रिपीटेशन कर रहा है। देखो उसमें मेन काम कर रहा है वो सकिंग कर रहा है। अब जो ये हमारी स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटी है, ये 2 से 4 साल तक की होती है और इसमें बच्चा जो है रिपीटेशन कर रहा है, बार बार वो उस चीज़ को दोहरा रहा है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज आती है हमारी सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटी, ठीक है, द्वितीय वर्तीय अवस्था, सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटी 4 से 8 साल तक की। इसमें बच्चा जो है चीज़ों को उलट पुलटता रहता है, मतलब यहाँ उठाया वहाँ रखा, वहाँ से वहाँ, ये ऐसे जो है उन चीज़ों को जो है उलटता पुलटता रहता है, ये मेन वर्क करता है वो, ठीक है, ये एक्टिविटी होती है उसकी। तो ये कौन सी हमारी सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटी 4 से 8 साल तक। फिर हमारी आती है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन। कौन सी? कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन। इसमें बच्चा क्या कर रहा है? इमिटेशन कर रहा है। इमिटेशन मतलब वो नकल कर रहा है, नकल करके सीख रहा है। तो 8 से 12 साल का बच्चा जो है कोई चीज़ वो देखता है तो वो उसकी नकल करेगा। मतलब अब वो नहीं है कि वो रिपीट कर रहा है, नहीं, रिपीटेशन तो होता है कि भाई वो खुद कोई चीज़ कर रहा है और वो उसको ही बार 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 कर रहा है, तो वो रिपीटेशन हुई। लेकिन अब वो किसी और की एक्टिविटी को देख के उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, 8 से 12 साल के महीने का बच्चा। तो ये हमारी होगी गौण स्कीमेटा की अवस्था। क्या? गौण स्कीमेटा की अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है? इमिटेशन करता है, नकल करता है।
2 से 12 साल। अब बच्चा जो है 1 साल का हो गया हमारा। फिर हमारी आती है टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटी, तृतीय वर्तीय अवस्था, जो कि 1 साल से 1.5 साल तक के बच्चे की अवस्था होती है। और इसमें बच्चा क्या है, चीज़ों की पहचान, मतलब चीज़ों को पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है, क्या है, चीज़ों को पहचानना शुरू करेगा वो। टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटी 1 से 1.5 साल, 12 मंथ टू 18 मंथ्स। तृतीय वर्तीय अवस्था। फिर हमारी लास्ट स्टेज आती है, वो है अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स। ये क्या है, मानसिक संयोग की अवस्था। अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स 18 से 24 साल। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है बच्चे के अंदर। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो ये है 1.5 से 2 साल तक की। और इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि भाई जैसे कोई बच्चा है, मतलब बच्चे किसी चीज़ से बहुत टाइम से खेल रहा है और आपको उसको खाना खिलाना हो या कुछ भी और काम करना हो, तो आप उसको, जैसे हमारे नॉर्मली बोलते हैं ना कि भाई काकू लेगी, तो वो उसके अंदर अब जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है कि उसको ये पता लग जाता है कि नहीं नहीं, वो जो चीज़ है वो कहीं नहीं गई है, वो यही है, उसकी मम्मी ने उसको छुपा दिया है। तो फिर वो जो है उसके अंदर फिर वो उस चीज़ को दोबारा मांगता है कि मुझे वही चीज़ ला के दो, क्योंकि उसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुकी है। उसको पता चल जाता है कि वो कहीं नहीं गई है, वो यहीं है, उसको बस छुपाया गया है मेरी नज़रों के सामने से। ठीक है, तो ये थी हमारी अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स, मानसिक संयोग की अवस्था 18 से 24 साल, जिसमें बच्चे के अंदर क्या आती है, नहीं सॉरी 18 से 24 साल नहीं, 18 मंथ टू 24 मंथ, जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है उसके अंदर। ये हमारी कुछ सब स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। इसमें हमारी सब स्टेजेस के अंदर 6 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी आता है, जिसमें बच्चा ये स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी 0 to 30 डेज, मतलब 1 महीने तक का। फिर स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटी, ये 2 से 4 महीने की होती है। सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटी 4 से 8 महीने की। फिर हमारी आती है कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, इसमें बच्चा इमिटेशन करता है, 8 से 12 महीने की। फिर हमारी टर्शरी सर्कुलर एक्टिविटी आती है 1 साल से 1.5 महीने का बच्चा, ठीक, हाँ 1.5 महीने का। और फिर लास्ट वन आती है हमारी अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स, मानसिक संयोग की अवस्था 18 से 24 मंथ। ठीक है, 1.5 साल से लेके 2 साल तक का। ये हमारी सब स्टेजेस थी। अब हम नेक्स्ट स्टेज पढ़ेंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब हम देख रहे हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइम है 2 to 7 ईयर। क्या है, 2 to 7 ईयर। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज भी, अब देखो इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोल दिया जाता है और प्री कंसेप्चुअल स्टेज भी बोल दिया जाता है। इसमें बच्चे के ये जो है 2 से 7 साल तक की जो है ये स्टेज होती है। इस स्टेज का समय क्या है, 2 से 7 साल का। अब इसमें जो है बच्चे के अंदर विचार जो होते हैं वो अनलॉजिकली थिंकिंग होती है। वो कुछ भी सोचता है, मतलब वो कोई लॉजिक से चीज़ों को नहीं सीख रहा, वो अनलॉजिकली चीज़ों को सोचना शुरू करता है कि भाई जैसे उसको लगता है कि भाई ये ना जैसे रात आ रही है, मतलब दिन हो रहा है तो कोई चादर डाल रहा है, रात होगी और चादर हटा दी गई तो सुबह हो जाती है। उसकी जो थिंकिंग होती है वैसी अनलॉजिकली होती है। बच्चा जो है ईगोसेंट्रिसिज्म होता है। ईगोसेंट्रिसिज्म का मतलब कि वो जो है ये मतलब उसको लगता है कि भाई उसके ही अराउंड सारी चीज़ें चल रही है और वो ही केंद्र है उस चीज़ का। मतलब हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में वो ये सोचता है कि भाई सब मुझे इम्पोर्टेंस दे और मैं हूँ ना, इसीलिए ये मेरे साथ वो, मतलब कि उसको ही लगता है कि वो है इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट खुद को समझता है। और वो ये चाहता है, जैसे वो खुद को अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है ना, वो ये चाहता है कि और लोग भी उसको उतना ही इम्पोर्टेंट समझें। ये ईगोसेंट्रिसिज्म होती है 2 से 7 साल के बच्चे के अंदर।
फिर सेल्फ लव, उसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपने से फ़र्क पड़ता है कि भाई जैसे उसके पास चॉकलेट है, अब वो उस चॉकलेट को किसी को भी शेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो सेल्फ लव, वो खुद से प्यार करेगा, ठीक है। और वो मतलब अपनी चीज़ों को अपने पास ही रखेगा, ये उसके अंदर जो है सेल्फ लव होता है। इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज फॉर्मेशन के अंदर जो है बच्चा नई नई चीज़ों को देख के उनको समझना शुरू कर देता है, इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। फिर हमारा आता है एनिमिज़म। एनिमिज़म जीववाद होता है, इसमें नॉन लिविंग को लिविंग समझते हैं। जैसे बच्चा गिर गया, चलते चलते बच्चा गिर गया एकदम से, तो मम्मी क्या करती हैं, उसकी मदर क्या करेगी, उस मतलब जैसे धरती को पीटना शुरू कर देंगी, ज़मीन को, कि भाई हाँ तूने मार दिया, ये वो कर दिया है, और वो ये समझेगा हाँ मुझे दर्द हुआ ना, अब इसको भी दर्द होगा, और फिर वो ये भी बोल देता है कि नहीं आप इसको ना छोड़ दो, इसको भी ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। तो ये क्या होता है, एनिमिज़म, जीववाद बच्चे के अंदर। फिर हमारी आती है क्वेश्चनिंग। बच्चा जो है इस उम्र में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये क्या है, ये कैसे हुआ, ये क्यों होता है, मतलब उसके दिमाग में, उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को देख के इतने क्वेश्चंस पूछता है, उसको जो है जिज्ञासा होती है उसके अंदर हर चीज़ को जानने की। तो ये क्वेश्चनिंग जो है 2 से 7 साल, पियाजे ने बोला कि भाई इस उम्र में जो है बच्चा सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग करता है, और उसको जो है जमा घटा गुणा, ठीक है, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन जो है वो सीख जाता है। अब बच्चे के अंदर इस उम्र में क्या, इस स्टेज के अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर जो है रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि वो कोई चीज़ सीख रहा है, ठीक है, मतलब उसको ये पता लग गया कि पानी से बर्फ़ बन गई, लेकिन उसके अंदर इतनी समझ नहीं आती है कि उस ही बर्फ़ से दोबारा से वो पानी बनाया जा सकता है। तो बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, मैं कंफ्यूज हूँ। अब जो हमारी ये थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको भी जो है पियाजे ने बाद में 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। एक मिनट, यस, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल की। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री कंसेप्चुअल एंड सेकेंड है हमारा इंट्यूटिव में, ठीक है। प्री कंसेप्चुअल को हिंदी में बोलेंगे पूर्व प्रत्यात्मक, ठीक है, क्या है, पूर्व प्रत्यात्मक। और इंट्यूटिव है हमारा अंतर्दर्शी, क्या है, इंट्यूटिव को हिंदी में बोलेंगे हम अंतर्दर्शी। अब जो हमारी पूर्व प्रत्यात्मक है वो 2 से 4 साल तक की होती है, और जो अंतर्दर्शी है वो 4 से 7 साल तक की होती है, क्योंकि जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसकी जो ईयर है वो 2 से 7 साल तक होती है। तो ये प्री ऑपरेशनल 2 से 4 और इंट्यूटिव 4 से 7 साल। अब 2 से 4 साल के बच्चे के अंदर क्या होता है, एनिमिज्म होता है, जीववाद, जो मैंने बताया था कि भाई वो जैसे गिर गया तो बोलते हैं हाय कीड़ी मर गई, या फिर कुछ बोल देते हैं कि लो इसको हम पीड़ देते हैं, तो वो खुश हो जाता है उस चीज़ से। तो ये एनिमिज्म होता है उसके अंदर। एनिमिज्म हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई, एक एग्जांपल ये भी लेंगे हम एनिमिज्म में, कि जैसे बच्चा अपने टॉयज़ के साथ, जैसे लड़की है वो उसके पास उसकी डॉल है, तो वो उस डॉल को जो है अच्छे से रखेगी, और वो गिर जाएगी तो वो रोएगी, हाय उसको चोट लगी, मतलब ये एनिमिज्म होता है। तो एनिमिज्म होता है 2 से 4 साल तक के बच्चे के अंदर। इमेज फॉर्मेशन होती है, और हमारा सेंट्रिसिज्म होता है, ठीक है। सेंट्रिसिज्म अहम केंद्रित अपने आप को मानता है वो। फिर इंट्यूटिव के अंदर क्या होता है, इंट्यूटिव 4 से 7 साल तक के बच्चे के अंदर क्वेश्चनिंग डेवलप हो जाती है, इरिवर्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं आती है, और शब्दों को जोड़ना वो सीख जाता है। ये हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज थी। अब हम देखेंगे थर्ड स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। क्या है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल तक की होती है। कितनी,
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमारी जो है 7 से 11 साल तक की होती है। अब इसमें जो है हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो बच्चे के अंदर हम चीज़ों को डेवलपमेंट देखते हैं। फर्स्ट उसके अंदर क्या होती है, लॉजिकल। अब देखो उस स्टेज में जो बच्चे के पास कौन सी थिंकिंग थी, सेकेंड स्टेज में प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल अनलॉजिकल थिंकिंग थी। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। अब जो वो है चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना शुरू करता है, एक लॉजिक के तरीके, लॉजिकली वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है, ना कि अनलॉजिकली। ठीक है। फिर अब जैसे मैंने उसमें आपको एग्जांपल दिया था कि वे दिन रात का बच्चा कैसे समझता है, तो इसमें जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसको जो है ये पता लग जाता है कि भाई जो है हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, और जब सन के सामने वाला जो मतलब अर्थ का जो फेस होता है जो सन के सामने आएगा तो वहाँ उन एरिया में तो दिन होगा, और जहाँ पर उसका बैक वाला एरिया जो है वहाँ पे क्या होगी, रात होगी। और जब फिर वो रिवॉल्व करके वापस जाएगा तो फिर वहाँ दिन हो जाएगी, वहाँ रात हो जाएगी। तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर कौन सी थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है। फिर हमारा सेकंड आती है उसको कि भाई वो अब मेंटल ऑपरेशन करना शुरू कर देता है ठोस चीज़ों पर, और उस स्टेज में बच्चे के पास जो है इरिवर्सिबिलिटी, जो सेकंड स्टेज थी प्री ऑपरेशन स्टेज, उसमें बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन जो ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। रिवर्सिबिलिटी जैसे उसमें हमने बोला था कि भाई बच्चे जो है पानी से उसको पता लग रहा है कि बर्फ़ बन रही है, अब उसको समझ आ जाती है कि भाई बर्फ़ से पानी बन रहा है, मतलब बर्फ़ से हम पानी दोबारा से बर्फ़ से हम अपना पानी बना सकते हैं उसको पिघला के। ठीक है। फिर इसमें तुलनात्मक आ जाती है बच्चे के अंदर, सीक्वेंशियल चीज़ों को जो है सीक्वेंस में रखना समझ सीख जाता है। तुलना, डिफ्रेंसिएशन करना सीख जाता है। एनालॉगी आ जाती है बच्चे के अंदर, बच्चा क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है। कंजर्वेशन आ जाती है। कंजर्वेशन मतलब जो उसके पास मतलब 2 बीकर हैं, उन बीकर्स में जो है अलग अलग पानी है, मतलब एक बीकर तो थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है और एक बीकर जो है थोड़ा चौड़ा है, और पानी उनमें सेम है। तो बच्चा जो है उसको अब जो क्वांटिटी ना देखकर उसको जो है वॉल्यूम का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई जो शेप डिफरेंट हो तो उस डिफरेंट शेप के ही अकॉर्डिंग जो है उसका जो है मतलब शेप के अकॉर्डिंग ही वो जो है ज़्यादा क्वांटिटी को बता सके, ऐसा नहीं होगा। अब उसको जो है वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें भी 20 ml पानी है और इसमें भी 20 ml पानी है, तो वो अब समझ जाएगा उसको उसके अंदर कंजर्वेशन आ जाएगी। ठीक है। फिर हमारी आती है रिलेशन करना सीख जाएगा। ठीक है। सब चीज़ों को जो है रिलेट करेगा वो, अब सेंट्रेशन आ जाएगी उसके अंदर। ये हमारी कुछ प्री ऑपरेशनल स्टेज जैसे कि 7 से 11 होती है, उसमें उसके अंदर जो है कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है ये डेवलप होती हैं। फिर आती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज भी बोल दिया जाता है, जो कि 11 या 11 से अबव होती है। बेसिकली हम ये बोलते हैं 11 to above 11, और जो हमारे एस्टेट्स वगैरह हैं वो 11 से 15 जो है साल मानते हैं इसको। फिर हमारी आती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें बच्चे के अंदर क्या होती है, अमूर्त तार्किक चिंतन होता है। देखो उसमें क्या थी, लॉजिकल थिंकिंग थी, तार्किक चिंतन था। इसमें क्या है, अमूर्त तार्किक चिंतन। अब जो है उसमें हाई लेवल में जो है उसके अंदर सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। अब जो है वो अमूर्त तरीके, मतलब अब वो चीज़ उसके सामने नहीं है लेकिन वो उसके बारे में सोच रहा है, तो ये अमूर्त तार्किक चिंतन है। ठीक है। अपने दिमाग में ही कोई चीज़ उसने नया कॉन्सेप्ट बना रहा है। इसमें जो है बच्चा नई चीज़ों को डेवलप करता है।
तो हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है, ठीक है। परिकल्पनात्मक चिंतन, अब कोई भी चीज़ है जो नई चीज़ डिस्कवर होती है, अब जैसे हमारा फ़ोन ही होता है तो पहले तो किसी ने सोचा ही होगा ना उसके बारे में कि भाई ऐसी भी कोई चीज़ मैं बना सकता हूँ, या ये ऐसे भी हो सकता है। तो पहले इंसान क्या करता है, परिकल्पना करना शुरू करता है और फिर उसको जो है अप्लाई करता है, उसको प्रूव करने की कोशिश करता है। तो 11 से अबव जो बच्चा होता है और एस्टेट के लिए 11 to 15 ईयर जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के लिए, तो इसमें बच्चा क्या है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग करना शुरू उसके अंदर ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ जाती है, परिकल्पनात्मक चिंतन। फिर डिसेंट्रलाइजेशन होती है, विकेंद्रीकरण, चीज़ों की रियलिटी को समझता है। जैसे कोई भी चीज़ उसके सामने आती है तो वो उसको जो है उसके जो मतलब ये समझे, उसके ये समझने की कोशिश करेगा कि भाई वो चीज़ आई कैसे, वो क्यों है, उसका क्या काम है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, उसको तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये थी हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब हमारी जो है पियाजे की स्टेज कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन अब हम जो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए पियाजे की थ्योरी, पहले बच्चा जो है छोटा है, सेंसेस से वो सीख रहा है। जैसे अब वो फूल देख रहा है, वो फूल को जो है स्मेल करेगा तो उसको अंदर जो है उसको समझ में आएगा कि भाई ओह ये ठीक है, ये कुछ चीज़ है, फूल, इसमें से अच्छी खुशबू आती है, तो वो अपनी एक समझ डेवलप कर लेगा। फिर जैसे जैसे वो सेकंड स्टेज में आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, 2 से 7 साल की, उसमें बच्चा क्या कर रहा है, इसमें बच्चा जो है चीज़ों को खोजने की कोशिश कर रहा है, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। जैसे उसने ये स्नेल लिया हुआ है, अब उस स्नेल से जो है देख रहा है, फिर उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चनिंग होंगी, फिर वो उनकी जो है आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। थर्ड स्टेज में अब बच्चे के अंदर देखो ये इसके अंदर क्या है, क्वांटिटी का जो है कॉन्सेप्ट आ गया। अब उसको जो है ये एक चीज़ और ये 3 एप्पल्स जो हैं, अब जैसे हमारा जो सेकंड स्टेज वाला बच्चा होगा उसको जो है ज़्यादा ये एक चीज़ नहीं, वो 3 एप्पल लगेंगी, वो उनको लेगा। लेकिन इसमें क्या है, उसको जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि भाई इनका जो है वेट सेम होना चाहिए, तो वेट सेम है तो ये इक्वल ही हैं, ठीक है। ये थी हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। एंड देन फोर्थ आती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि हाई लेवल की जो है थिंकिंग होती है इसमें। फिर नेक्स्ट ये हम कर चुके हैं सेंसरी मोटर स्टेज की सब स्टेजेस, प्री ऑपरेशनल की भी कर सकते हैं। देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंस वर्ड्स होते हैं। एक तो होता है सिंबल्स की पहचान, जो सिंबल्स की पहचान जो है बच्चा सेकंड स्टेज में बच्चा जो है सिंबल्स की पहचान करना शुरू कर देता है। और सिंबॉलिक थॉट जो है वो फोर्थ स्टेज में बच्चे के अंदर आती है। इसमें 2 चीज़ होती हैं, एक तो स्कीम होती है और एक स्कीमा होता है। स्कीम ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक प्लान, कोई भी देखो हम कोई भी चीज़ करने से पहले कोई स्कीम तैयार करते हैं कि, तो वो क्या है, एक सिस्टमेटिक प्लान है। हमें कोई भी कार्य करना है तो हम उसको क्या है प्री प्लानिंग करेंगे, एक स्कीम बनाएंगे और फिर उससे ही हम, तो वो स्कीम क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक प्लान है, तो वो स्कीम कहलाएगी, ठीक है। और स्कीमा क्या है, ऑर्गेनाइज पैटर्न इन योर माइंड, किसी भी चीज़ का हमारे दिमाग में जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो जो है स्कीमा कहलाएगा, कि वही ऑर्गेनाइज पैटर्न है हमारे दिमाग के अंदर। अब जैसे ये मान लो कोई भी साइकोलॉजी है, जैसे साइकोलॉजी नहीं, एग्जाम्पल जैसे डोर है या फिर जैसे डॉग है, मेनली हमारा ये एग्जांपल लिया जाता है। या फिर कोई भी चीज़ ले लो, जैसे फूल हो गया, तो हमारा जो फ्लावर है, फ्लावर का हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भाई फ्लावर जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है और डिफरेंट कलर्स का होता है और उसमें से एक अच्छी सी स्मेल आती है। तो ये क्या बना हुआ है मेरे दिमाग में, उस फ्लावर का स्कीमा बना हुआ है, ठीक है। अब हमारा ये बाद में लेंगे इसको, हाँ। अब हमारी आती है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है, अनुकूलन, ठीक है।
वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करना ही क्या कहलाता है, अडेप्टेशन। अब जो ये अडेप्टेशन होती है, अनुकूलन है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना और एकोमोडेशन का मतलब सर्वाविष्टकरण। ठीक है, देखो अब एसिमिलेशन आत्मसात करना, इसमें क्या होता है कि भाई कोई भी चीज़, न्यू चीज़ है, उसको हम सीख रहे हैं और अपने दिमाग में क्या कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। मतलब कोई भी नॉलेज है उसको ऐड करना या फिर उसको ग्रहण करना ही हमारा क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन कहलाएगा। कि कोई छोटा बच्चा है, उसने पहली बार जैसे डॉग देखा, ठीक है, तो उसको डॉग का कॉन्सेप्ट समझाया गया कि भाई जो है ये डॉग होता है, इसके 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है और ये ऐसा दिखता है। तो उसने जो है अपने दिमाग में ये डॉग का कॉन्सेप्ट बनाया, तो वो उसने क्या किया, उस चीज़ को आत्मसात करा। फिर क्या आता है, एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन में क्या होता है, अब जैसे देखो उसने डॉग का उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, कुछ टाइम बाद उसके सामने एक कैट आएगी, ठीक है। अब वो कैट को देख रहा है और वो उसको कैट को देख के भी उसने देखा कि भाई इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी एक पूंछ है, तो उसने कैट को भी क्या बोला, डॉग बोला। तो अब उसके दिमाग में क्या आया, डिसइक्लिब्रेशन हुई। अब उसको समझ में नहीं है, मतलब वो उसको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, ये डॉग नहीं है। तो वो उसके दिमाग में क्या आती है, डिसइक्लिब्रेशन आ जाती है कि अभी तो कुछ दिनों पहले तो ये बोला गया था कि भाई नहीं, ये ऐसे जो चीज़ होती है वो डॉग कहलाती है, और आज बना कर रहे हैं, तो वो डिसइक्लिब्रेशन में चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो उसको दोबारा से समझाया जाएगा कि जो बड़े साइज़ में होता है वो डॉग होता है, और डॉग जो है बार्क करता है। ऐसे ही जो हमारी कैट होती है, ये छोटे फॉर्म में जो आपको दिख रही है वो कैट है, इसके भी 4 पैर हैं और पूंछ होती है, लेकिन ये कैट है और ये म्याऊं करती है। ये इसके बीच में फिर उसको जो है डिफ्रेंशिएशन करके मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन बताएंगे उन दो चीज़ों का। अब वो क्या करेगा, उस चीज़ को, अब वो जो उसकी पहली एग्जिस्टिंग नॉलेज थी ना डॉग की, अब वो उसको क्या कर रहा है, उसमें परिवर्तन ला रहा है। ये मतलब इसमें अलग अलग वर्ड यूज़ हो जाते हैं, जैसे वो उसको परिवर्तित, मतलब उसमें ऐड कर रहा है उस चीज़ को समझ के, ठीक है, ऐड कर रहा है अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर। परिवर्तन करना ही हमारा क्या कहलाता है, एकोमोडेशन। अब वो उसमें जैसे डॉग का कॉन्सेप्ट बना था, उसी में ही जो है ये नई चीज़ों को और ऐड करता है, जिससे वो कैट के बारे में भी सीख जाता है। तो एकोमोडेशन कहलाएगा कि भाई एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर जो परिवर्तन, संशोधन, पुराने ज्ञान में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक एरोप्लेन और बर्ड का भी कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे बच्चा आसमान में देख रहा है, तो उससे पूछा जाता है, वो पूछता है कि भाई ये क्या है, तो फिर उसको बताया जाता है कि भाई ये बर्ड है और ये आसमान में उड़ती है। फिर कुछ टाइम बाद वो एरोप्लेन को देखता है और एरोप्लेन को देख के वो बोल रहा है कि ये देखो पापा, बर्ड जा रही है। तो फिर उसके पापा बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये बर्ड नहीं है, ये एरोप्लेन है, और एरोप्लेन भी ऐसे उड़ता है। फिर वो क्या है, जो उसका बर्ड का कॉन्सेप्ट था, जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, उसमें वो क्या कर रहा है, कुछ परिवर्तन कर रहा है, चेंजेस लेके आ रहा है और मॉडिफाई कर रहा है वो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को। और फिर वो जो कहलाएगा, वो प्रक्रिया, वो हमारी एकोमोडेशन कहलाएगी। ठीक है, फिर हमारी आती है इक्विलिब्रेशन। अब देखो, उसको डॉग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया और कैट का भी आ गया। अब उसकी जो डिसइक्विलिब्रेशन वाली स्टेज थी, वो एकोमोडेशन के बाद किस फॉर्म में आ जाती है, इक्विलिब्रेशन के अंदर। ठीक है, सामान्य धारण। ठीक है, इक्विलिब्रेशन, सामान्य धारण। अब वो क्या है, स्टेबल फॉर्म में हो गया बच्चा। तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच की प्रक्रिया जो होती है, वो इक्विलिब्रेशन कहलाती है। एक मिनट में वो जो पीछे स्लाइड रहेगी उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये रही, ठीक है। पहले बच्चा क्या करता है, एसिमिलेट कर रहा है, किसी चीज़ को
सबसे पहले वो उसको ग्रहण कर रहा है, फिर कोई न्यू सिचुएशन उसके सामने आएगी तो वो डिसइक्विलिब्रेशन स्टेट में चला जाएगा। फिर वो उसको जो है अपनी जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी एसिमिलेशन में जो उसने बनाई थी, वो उसको क्या करेगा, वो उसमें जो है ऐड करेगा, मॉडिफाई करेगा, चेंजेस करेगा, कुछ बदलाव लेके आएगा, परिवर्तन करेगा अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में। देखो ये आप बात ध्यान में रखना कि एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर जो चेंज या फिर उसमें ऐड किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वो अकोमोडेशन कहलाया जाएगा, एकोमोडेट। ठीक है। फिर जब उसको उस न्यू सिचुएशन के बारे में जो उसको सही अच्छे से समझ में आ जाता है, तो फिर वो किस स्टेट में चला जाएगा, इक्विलिब्रेशन में। इक्विलिब्रेशन से फिर वो कोई नई चीज़ सीखेगा, एसिमिलेशन से कोई न्यू चीज़ सीखेगा, फिर वो डिसइक्विलिब्रेशन में आ जाएगा। ऐसे ही जो है ये हमारी जो कंटिन्यूस फॉर्म में चलती रहती है, और ये हमारी क्या है, अडेप्टेशन ऑफ स्कीमा। ठीक है, ये हमारी थी स्टेजेस। यहाँ पे हमारी जो है जीन पियाजे की थ्योरी कंप्लीट होती है। यदि आपको मेरी पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही पढ़ते रहना, मैं पूरी सी रिव्यू प्रोवाइड करवाऊँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।